आपके साथ शीली। एबीपी न्यूज के पॉपुलर शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर की आज से हो रही है वापसी, वो भी 8 सालों के बाद। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आपसे देश दुनिया की बड़ी खबरें छूट गई हैं तो यहां आपको मिलेगा तमाम खबरों का पूरा डोज। 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हमारे 24 रिपोर्टर। पहले 4 बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। निपुण सहगल बताएंगे नेम प्लेट वाले विवाद पर अंतरिम रोक क्यों लगी है। पीएम मोदी ने क्यों कहा संसद में आवाज दबाई जा रही है, बताएंगे आपको नीरज पांडे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों हुई खारिज, बताएंगे आपको प्रकाश कुमार। कमला हैरिस और जो बाइडेन का एआई फैशन अवतार क्यों वायरल है, बताएंगे आपको आशीष कुमार सिंह। शो की शुरुआत बर्निंग क्वेश्चन के साथ। आरएसएस में एंट्री के सरकारी कर्मचारियों के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि संघ के बहाने सरकारी संस्थानों को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इस आदेश में केंद्र सरकारों के द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी सजा के प्रावधान वाले कानून लागू किए गए थे। जैसे ही एंट्री पर बैन हटा, बीएसपी चीफ मायावती ने इसे देश हित से परे और तुष्टीकरण वाला फैसला बता दिया। कांग्रेस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने सरकार पर सवालों की मिसाइलें दाग दी। आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। आज 10 साल तो भाजपा रही, अटल जी रहे, कांग्रेस सरकार रही, किसी ने ये छूट नहीं दी। फिर आज आरएसएस को छूट मिली है तो कल दूसरे सांप्रदायिक संगठन कुछ वो भी कहेंगे कि जब उनको मिली तो हमें मिलो। हालांकि इस पूरे मामले पर संघ की तरफ से भी रिएक्शन आया। कहा गया आरएसएस तो सालों साल से देश सेवा में लगा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है। मोदी सरकार के इस फैसले के पहले कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों पर संघ की शाखाओं में जाने के बैन को पहले ही हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद अपने पेंशन प्लान या फिर अपने रिटायरमेंट के कारण कई सरकारी कर्मचारी इसमें जाने में कतराते थे। यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार विवाद के बीच सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। 15 जुलाई को नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्तियों में कितना आरक्षण दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग में हुई भर्तियों की रिपोर्ट मांगी है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग सीएम योगी के पास है, इसलिए डिप्टी सीएम की चिट्ठी चर्चा में है। चिट्ठी में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, लेकिन ये जानकारी कार्मिक विभाग के पास नहीं थी। चिट्ठी में केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा और आउटसोर्सिंग पर होने वाली नियुक्तियों में पुराने सरकारी आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। साल 2008 में मायावती सरकार ने संविदा और आउटसोर्सिंग में नियुक्तियों में एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग की नौकरियों में पुराने सरकारी आदेश का पालन नहीं हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में संगठन को सरकार से ऊपर बताया था और अब चिट्ठी लिखकर सीएम योगी के विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार को नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा। केंद्र सरकार ने संसद में बाकायदा लिखित जवाब में ये बातें साफ कर दी है। बिहार के झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि
विशेष राज्य के तय मानकों पर बिहार खरा नहीं उतरता। बिहार को लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा विचार किया गया। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अपनी रिपोर्ट 2012 में ही दे चुका है, जिसमें साफ कहा गया है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बनाए पैमाने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मोदी सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य बनाने से इनकार किए जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर बाकायदा निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। हालांकि नीतीश सरकार को अभी भी उम्मीद है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलकर रहेगा। अभी तक नीतीश कुमार जी मेरे नेता, लोकप्रिय नेता, जो चाहे हैं वो बिहार के विकास के लिए किए हैं। आने वाले दिनों में जो प्रोसेस है उसको भी पूरा करके हम लोग लेंगे। बिहार में सरकार हो या विपक्ष, दोनों के लिए ही विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा हथियार है जिसे जब तब चला दिया जाता है। अब केंद्र सरकार के जवाब के बाद भी ये मामला अब थमने वाला नहीं है। आर्थिक सर्वे के बहाने मोदी सरकार ने संसद में पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। कोरोना काल के बाद सबसे उच्च स्तर पर है भारत का ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 522 पेज का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में बताया गया है। सर्वे के मुताबिक 2023 में दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रही। 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% रही। 4 में से 3 तिमाहियों में जीडीपी 8% से ज्यादा रही। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. आर्थिक सर्वे में रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगर मॉनसून सामान्य रहा और कोई बाहरी या नीतिगत झटके न लगे तो आने वाले 2 साल में अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक 2025 में महंगाई दर 4.5% और साल 2026 में महंगाई दर 4.1% तक गिर सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था के ग्रो करने के अच्छे संकेत होंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष का फाइनल आम बजट मंगलवार को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में इस बजट को पेश करेंगी। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने दिलाई पिछले स्पेशल सेशन की याद। पीएम मोदी ने लगे हाथ विपक्षी सांसदों को नसीहत भी दे डाली। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं, दिल में दर्द तक नहीं। बजट सत्र के लिए संसद के अंदर एंट्री करने से पहले पीएम मोदी विपक्ष पर इस तरह बरस पड़े। मोदी ने विपक्ष पर प्रधानमंत्री की आवाज दबाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस बोली सच की आवाज तो पीएम मोदी दबा रहे हैं। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। वे बच्चे जो नीट को लेके इंसाफ मांग रहे, उनका आवाज दबाया जा रहा है। वे ग्राहक जो रेलवे के हादसे में जिनकी मृत्यु हुई, उन परिवारों के सज्जनों का आवाज घुट रहा है। आज सच्चाई की आवाज के दबाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार कर रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी, बोले दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करें। सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत संसद में बड़ी हंगामेदार रही थी। विशेष सत्र में पीएम मोदी के भाषण के दौरान भी विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे पंजाब के किसान। किसान संगठनों को कोर्ट के ऑर्डर के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर के खुलने का इंतजार है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे किसानों ने अब आंदोलन का नया कैलेंडर जारी किया है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एमएसपी लीगल कानून बनाने की मांग को लेकर जिला हेडक्वार्टर्स पर मार्च निकालेंगे।
15 अगस्त को किसान संगठन पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 15 अगस्त को किसान संगठन नए क्रिमिनल लॉ की कॉपियां जलाएंगे। 31 अगस्त को किसान संगठन रैली करेंगे। 1 सितंबर को किसान संगठन यूपी के संभल और हरियाणा में रैली करेंगे। इसी के साथ साथ हरियाणा में 2 बड़ी महापंचायतें, बड़ी महारैलियां की जाएंगी। ये 2 बड़ी रैलियां हम लोग हरियाणा में सितंबर में करने जा रहे हैं। किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार पर निहत्थे किसानों पर फायरिंग का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों पर फायरिंग करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हर हाल में हमारी मानयोग हाईकोर्ट इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि किसी तरह का भी हरियाणा के अधिकारियों से अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा लोगों को। किसान शंभू बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर मरम्मत के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र हादसे का शिकार हो गया। नेवी के वॉरशिप में आग लग गई। हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी एक नाविक लापता बताया जा रहा है। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। भारतीय नौसेना के मुताबिक 21 जुलाई की शाम जब रीफिटिंग हो रही थी, उस वक्त युद्धपोत में आग लग गई। नौसेना ने बताया कि क्रू मेंबर्स और फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी युद्धपोत को सीधा नहीं किया जा सका। आग के जोखिम का आकलन करने के लिए सैनिटाइजेशन चेक समेत दूसरी जरूरी कार्रवाई भी की गई। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में मीडियम, क्लोज और एंटी प्लेन वॉर एम्यूनिशन सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा वॉरशिप में सरफेस टू सरफेस और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हैं। आपको बता दें कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र स्वदेशी तौर पर बना ब्रह्मपुत्र क्लास का पहला मिसाइल फ्रिगेट है। आग कैसे लगी, इसकी वजह क्या रही, फिलहाल नौसेना ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर थर्रा देने वाला हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड आ रही कार ने स्कूटी सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला हादसा रविवार की शाम को हुआ। वक्त था शाम के 7:34। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्कूटी दौड़ रही थी। उसी लेन में दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड आल्टो भी तेज रफ्तार से आ रही थी। इससे पहले कि स्कूटी चला रहे यश गौतम सतर्क होते या रॉन्ग साइड आ रही आल्टो रुकती, दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी सवार पर यश गौतम और उसकी मां मंजू उछलकर दूसरी तरफ जा गिरे। हादसे के बाद यश और उसकी मां मंजू को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। 20 साल के यश अपनी मां मंजू के साथ गंगा स्नान करके स्कूटी से हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे थे। तभी मेहरौली गांव के पास ये हादसा हुआ। पुलिस ने रॉन्ग साइड कार चला रहे देवदत्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियां पूरी तरह से बैन हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जुलाई के महीने में भी दर्दनाक हादसा हुआ था। तब रॉन्ग साइड आ रही बस ने कार में टक्कर मारी थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार कार का ड्राइवर सड़क किनारे महिला को टक्कर मारकर फरार हो गया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऑटो रिक्शा के पीछे तेज स्पीड से आ रही एक टैक्सी ने सड़क किनारे से गुजर रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पास खड़ी बाइक और महिला दोनों बहुत तेजी से गिरे। टक्कर मारते ही कार वाला भाग गया। हालांकि उसने थोड़ा रुकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने कार तेजी से दौड़ा दी। लोग कार वाले को दबोचने के लिए पैदल ही दौड़ पड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। गनीमत ये रही कि महिला की जान बच गई। पुणे में 3 महीने के अंदर हिट एंड रन की ये दूसरी वारदात है। 19 मई को अपनी पोर्शो कार से एक नाबालिग लड़के ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी थी। दोनों की मौत हो गई थी। पुणे में हिट एंड रन का जो नया मामला सामने आया है, उसमें पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बेतहाशा बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा के 30 घाट डूब चुके हैं।
नमो घाट पर गंगा नदी की तेज लहरें डरा रही हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। 80 घाट की पुराने आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। वाराणसी में गंगा के खतरे का निशान 71.2 मीटर है। पानी का लेवल फिलहाल 62.2 मीटर पर है, लेकिन गंगा में उठती लहरों के चलते छोटी नावों के नदी में चलने पर पाबंदी जारी है और मल्लाह परेशान हैं। यहाँ पे तो अभी एक हफ्ते से यहाँ पे खड़ी है। परेशानी हो रही होगी, छोटे नाव के चलने पर रोक लगा दी गई, तो उसके चलते क्या नुकसान हो? उसके चलते बस यही नुकसान, हम लोग को खाना नहीं पा रहा है, इसलिए एक जगह डब्बे में लगा कर पानी ठंडा पानी बेच रहे हैं। यूपी के बाकी जिलों में भी हालात एक जैसे ही हैं। सिद्धार्थनगर से लेकर गोरखपुर तक के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे बने गोरक्षनाथ घाट पर बाढ़ आने से लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी बेचने वालों का अपना दर्द है। पानी तो बहुत ज्यादा था, बहुत लकड़ियाँ बह गई, कुछ ढेर नुकसान हो गई। अभी कोई फायदा नहीं मिला, अभी भी नहीं कोई न बाढ़ एरिया का सामान कोई चीज मिला, कुछ भी नहीं फायदा हुआ। यूपी के करीब 20 जिलों में बाढ़ का कहर है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। सहारनपुर में घंटे भर की बारिश ने सरकारी महकमों की पोल खोल दी। यूपी के कई जिले जहां बारिश और बाढ़ से परेशान हैं, तो दूसरी ओर कई जगह सूखे जैसे हालात हैं। अंबेडकर नगर को तो सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग कर दी गई है। यूपी ही नहीं बल्कि एमपी, राजस्थान, गुजरात समेत देश के करीब 20 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीरें तो आपको हैरान कर देगी। ये जो समंदर सा नजर आ रहा है, ये सड़क है। ठाणे जिले के कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ समेत सभी इलाकों का ऐसा ही हाल है। 12 से ज्यादा घंटे तक जोरदार बारिश हुई। निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रही। ठाणे के पड़ोस मुंबई की बादलों के आगे बेबसी थम नहीं रही है। नवी मुंबई में ठाणे के भीतर तक पानी पहुंच गया। पानी भर जाने से कामकाज ठप हो गया। वहीं भांडुप में जोरदार बारिश में मोबाइल टावर घरों पर गिर गया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गुजरात में आसमान से बूंदे आफत बनकर बरस रही है। राजकोट में 3 घंटों में ही 12 इंच बारिश हो गई, जिससे कई गाँव में बाढ़ का खतरा हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सावन की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ हुई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 2 घंटे की बारिश ने कई बस्तियों को तालाब में तब्दील कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में अमरगढ़ वाटरफॉल में भोपाल से पिकनिक मनाने आए लोग तेज बारिश की वजह से फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। रही बात पहाड़ों की, तो उत्तराखंड में हफ्ते भर से बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देहरादून में सुबह से जबरदस्त बारिश होती रही, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। कई जगह तो सड़क पर नदी जैसे हालात दिखे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हमारे देश में बाढ़ बारिश से 1,500 से ज्यादा जाने जाती है, जबकि 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। चीन में बारिश से भारी तबाही हुई है। शांगरुओ सिटी, सिचुआन और हानुआन जैसे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, घर बह गए और पुल ध्वस्त हो गया। चीन में बारिश से हुई तबाही की कहानी ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में चीन के शांग्सी प्रांत में पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। पुल ध्वस्त होने से 17 कारें और 8 ट्रक जिंकियान नदी में गिर गए। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नदी में बहे लोगों की तलाश में 700 से ज्यादा राहत कर्मी जुटे हुए हैं। ड्रोन से भी लापता लोगों की खोज की जा रही है। सिचुआन प्रांत में अचानक आई बाढ़ में 30 से ज्यादा लोग बह गए। हानुआन काउंटी में बाढ़ से 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए। बाढ़ से उत्तर पश्चिम चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कांग काउंटी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के एक विधायक ने 231 दिन बाद जूते चप्पल पहने। विधायक के लिए खुद सीएम कार्यक्रम में जयपुर से जूते लेकर पहुंचे। वजह दिलचस्प है। गले में रामनामी पटका, हल्का बैंगनी रंग का कुर्ता, सफेद पायजामा।
लेकिन पैरों में चप्पल क्यों नहीं, इसकी वजह है। वैसे जनाब शत्रुघ्न गौतम राजस्थान के केकड़ी से विधायक हैं। पिछले 7 महीने से नंगे पैर चल रहे हैं। वजह क्या है, खुद विधायक जी बता रहे हैं। जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था 3 नवंबर को, जब आदरणीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी के सामने कहा था कि केकड़ी देवली नसीराबाद ये सड़क 4 लेन होनी चाहिए। इनको कोटा जाना होता है, एमपी में इंदौर उज्जैन जाना होता है, यूपी में लखनऊ जाना होता है। ये 96 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क थी, इस पे आए दिन दुर्घटना होती है। शत्रुघ्न गौतम अपने इलाके की सड़क को 4 लेन बनाना चाहते थे, इसलिए राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों के दिन यानी 3 दिसंबर 2023 को चप्पल जूतों का त्याग कर दिया था। पिछले 226 दिन से नंगे पैर ही घूम रहे थे। अपने क्षेत्र में नंगे पैर घूमने के साथ साथ सदन में भी नंगे पैर ही आते थे। अब सरकार ने मांग पूरी कर ली। खुद सीएम भजनलाल शर्मा नई जोड़ी जूते लेकर पहुंचे और विधायक जी को मंच पर ही जूते पहनाए गए। अशोक गहलोत सरकार के दौरान भी कांग्रेस के एक विधायक ने बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर जूते चप्पल त्याग दिए थे। करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद मांग पूरी हुई और विधायक ने जूते चप्पल पहने थे। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। एक आतंकी भी मारा गया है। तड़के 3:30 बजे का वक्त रहा होगा जब आतंकवादियों ने बुद्दल इलाके के गुंडा गांव में स्थित सेना के पिकेट पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। जिस कैंप पर फायरिंग की गई, सेना ने उसे हाल में ही बनाया है। हमले के दौरान वहां बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। जवानों ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर हमले को नाकाम कर दिया। वारदात के बाद सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया। गंदों के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में जम्मू रीजन में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। इसी महीने जम्मू रीजन में 6 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें सेना के 10 जवान शहीद हुए, जबकि 12 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 16 जुलाई को डोडा और 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। 32 महीने के दौरान जम्मू रीजन में आतंकी हमलों में 48 जवान शहीद हो चुके हैं। एक दिन पहले आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने सुरक्षा हालातों का जायजा लेने श्रीनगर में थे। जम्मू रीजन में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 500 पैरा कमांडोज को तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण विरोधी आग शांत होने लगी है। बांग्लादेश की एजेंसियां आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों को तलाश रही हैं। आगजनी, पत्थरबाजी, हंगामा, नारेबाजी। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में चल रहा संग्राम फिलहाल थमता दिख रहा है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण के हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5% आरक्षण का फैसला सुनाया है। इसे बढ़ाकर 30% करने के खिलाफ छात्र सड़क पर उतर आए थे। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में सड़क पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा था। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलनकारी शांत हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पुलिस और दूसरी एजेंसियां अब हिंसा में शामिल उपद्रवियों की तलाश में जुटी हैं। एजेंसियों ने हिंसा के आरोप में अब तक 530 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में कई विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े नेता भी हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात सुधर रहे हैं, लेकिन पीएम शेख हसीना को अपना स्पेन और ब्राजील का दौरा रद्द करना पड़ गया। दुबई में गिरफ्तार हो गए मशहूर पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान
राहत को अपने ही पूर्व मैनेजर की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। राहत फतेह अली खान और उनके मैनेजर रहे सलमान अहमद के बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दुबई पुलिस ने राहत फतेह अली खान को धर लिया, वो भी तब जबकि वो दुबई में स्टेज शो करने गए थे। पे बिल्कुल भी कान न धरे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहत फतेह अली खान की दुनिया भर में बड़ी फैन फॉलोइंग है। हिंदी फिल्मों में भी उनके गाए कई गाने बेहद पॉपुलर हैं। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, साथ ही यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। प्रोफेसर अपूर्वानंद, महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने यूपी सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया, शुरू में 2 राज्यों ने ऐसा किया, अब 2 और राज्य ऐसा कर रहे हैं। नगर पालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है। अल्पसंख्यकों और दलितों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आदेश से लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। कई कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। ये आदेश आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है। छुआछूत को भी इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। मुस्लिम कर्मचारियों पर फर्क पड़ा है। ये सब कुछ संविधान में दिए भाईचारा और सौहार्द के लक्ष्य के खिलाफ है। सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी जैसे खानों के प्रकार ही लिखने होंगे। कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानों के ऊपर दुकानदार का नाम प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर कई दिनों से विवाद जारी है। केंद्र सरकार के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस आदेश पर ऐतराज जताया था। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान पर नाम लिखने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सड़क से लेकर संसद तक सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी हो या फिर किसान संगठन, सभी ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसे सांप्रदायिक राजनीति की हार बताया। कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। इससे पहले पटियाला से कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। ये एक विभाजनकारी कदम है, एक नई तरह का तनाव पैदा होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है और गैर लोकतांत्रिक है। आखिर में यूपी के डिप्टी सीएम का भी बयान आया, कहा कोर्ट का आदेश है, इसे माना जाएगा। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। मामले की शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई थी। यात्रा को देखते हुए सड़क के किनारे लगने वाले तमाम ठेले और खाद्य पदार्थों के दुकानों के आगे मालिक के नाम का बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया गया था। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। एक कांवड़िए को कार की टक्कर लगने के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ बवाल। गुस्साए कांवड़ियों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की और खूब हंगामा भी किया। ये घटना तब हुई जब कांवड़ियों का एक दस्ता हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। हंगामा मुजफ्फरनगर के छपार के पास हुआ। कांवड़ियों का आरोप था कि कार ड्राइवर ने उनके साथी को टक्कर मार दी। इससे कांवड़ खंडित हो गई। नाराज कांवड़ियों ने पहले तो कार ड्राइवर की पिटाई की। गुस्साए कांवड़ियों ने उसके बाद तोड़फोड़ की तो जाम करके रोक के उस गाड़ी को ही उन्होंने डैमेज करा। तो यहाँ आके उन्होंने कैश कर लिया, कैश करके अपना इसके साथ में हाथापाई कर।
कांवड़ियों के हंगामे से देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर जाम भी लग गया। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की तो नाराज कांवड़ियों ने पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की कर डाली। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने नाराज कांवड़ियों को समझाया। कोई कांवड़िया घायल नहीं, सभी कांवड़िया सुरक्षित है। पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे कि हुआ क्या था। कांवड़ियों को समझाने के बाद रास्ता क्लियर हुआ और जाम में फंसे लोगों को राहत मिली। पुलिस ने घायल कार ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने हादसे की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली है। हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा शांति से पूरी हो गई। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यात्रा नल्हड़ेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद शुरू हुई। गाड़ियों में निकाली जा रही यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर मंदिर पहुंची। जलाभिषेक के बाद पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में यात्रा संपन्न हुई। ब्रिजमंडल यात्रा 80 किलोमीटर की होती है। यात्रा पूरी करने के लिए 5 घंटे का वक्त तय था। सुबह 10 बजे यात्रा शुरू हुई। हर जगह पुलिस मुस्तैद थी। नूह में 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अरावली की पहाड़ियों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही थी। यात्रा को दोनों तरफ से पुलिस ने सिक्योरिटी कवर भी दिया हुआ था। पुलिस की 6 गाड़ियां यात्रा के आगे और 7 गाड़ियां पीछे चल रही थी। बीच में भी पुलिस की गाड़ियां थी। यात्रा में दंगा रोकू वाहन भी थे। एहतियातन पूरे जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद था। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर टीम भी गठित की गई थी। भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी नजर थी। इसके अलावा सुरक्षा इंतजाम को लेकर श्रद्धालु भी संतुष्ट थे। सब लोगों का समानता का भाव मिल रहा है, सबका साथ सहयोग है और सबका समर्थन है। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। पिछले साल यात्रा के दौरान भयंकर हिंसा हुई थी। इस बार श्रद्धालुओं ने क्या कहा, सुनते हैं। कोई दहशत नहीं है, बहुत खुशी है कि भोले बाबा ने हम दोबारा इसी रूप में बुलाए। यही प्रार्थना है, भोले बाबा सुख शांति रहे हमारे नूह के अंदर, ऐसी यात्रा होती रहे। कोई डर नहीं, डर किस लिए, कोई डर नहीं है। डर या कोई खौफ का भी माहौल पिछले साल जिस तरह भी डर नहीं था, अब भी डर नहीं है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का मेवात के लोगों ने गले लगाकर स्वागत किया। फूल भी बरसाए गए, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें भी दी। श्रद्धालुओं में फल भी बांटे। ब्रिजमंडल यात्रा में नल्हड़ देव मंदिर का इतिहास महाभारत काल का माना जाता है। मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों का समझौता कराने के लिए नूह के पास अरावली पर्वत पर स्थित इसी शिव मंदिर को चुना था। नीट का पेपर कैंसिल होगा या नहीं, रिजल्ट पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन आज भी कोई फैसला नहीं आ सका। आई तो नहीं तारीख। सुनवाई के दौरान कुछ छात्रों ने एक क्वेश्चन के 2 आंसर देने वाले एनटीए के फैसले को चुनौती दी। अदालत में दलील दी गई कि जिन बच्चों ने कोई एक जवाब दिया उन्हें 4 अंक मिले और जिन्होंने भ्रम के चलते सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, उसे छोड़ दिया, उन्हें 0 मिला। इसके चलते उनकी रैंकिंग बदल गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निर्देशक को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक परीक्षा में एक सवाल के सही जवाब पर राय बनाने के लिए संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा है। ये दर्शाना चाह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था और आज की डेट में हम ये असर्टेन नहीं कर सकते कि वो पेपर लीक किस लेवल पे हुआ था। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हमारा ये कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको ये टेस्ट रीनीट करवाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां टॉकिंग पॉइंट बनी रही। कोर्ट ने कहा पेपर 4 मई से पहले लीक हुए होंगे। याचिकाकर्ता ने फिर कहा कि नीट पेपर लीक का दायरा बड़ा है, इसे सीमित करने की कोशिश हो रही है। नीट री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 पिटीशन पर सुनवाई हो रही है। और अगर एक स्टूडेंट ने भी लीकेज किया है और वाइड स्प्रेड है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है। और इस मुद्दे को लेकर के जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं वो सारे कोर्ट के सामने दोबारा इन ब्रीफ रखे गए हैं। जो लीक है वो कितना परवेसिव है और कहाँ तक बच्चों को उसका बेनिफिट मिला है, उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है कि अगर थोड़े से भी बच्चे हैं जिनको ये बेनिफिट दिया गया है तो शायद रीनीट होना बहुत आवश्यक है। इससे पहले अदालत ने एनटीए को आदेश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज जारी किए जाएं। ऐसा कर भी दिया गया। नई डिटेल्स चौंकाने वाली थीं। जिन सेंटर्स पर पेपर लीक और अनियमितता की बात सामने आई थी वहां स्टूडेंट्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक ही सेंटर से 70% छात्र क्वालिफाई कर गए, जबकि एक केस ऐसा था जिसमें एक कैंडिडेट को 180 मार्क्स मिले।
याचिकाकर्ता चाहते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस वाला ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि पेपर को लेकर कुछ गड़बड़ी तो हुई लेकिन लीक नहीं हुआ। अब मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। ऐसा लग रहा है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला सियासी फुटबॉल बनता जा रहा है। विपक्ष ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा तो सरकार ने विपक्ष को पुराने दिनों की याद दिलाई। बजट सत्र के पहले दिन नीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले की गूंज संसद में सुनाई तो दी, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच बस आरोप प्रत्यारोपों के ही तीर चले। इसकी शुरुआत की नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। The Indian examination system is a fraud. Millions of people believe if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. As this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. 2010 में 3 बिल आया था साहब शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010। क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया। किसकी दबाव में उल्टा किया? राहुल ने नीट पर विपक्ष की लाइन लेंथ ऐसे सेट की कि अखिलेश यादव भी फॉर्म में दिखे। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर व्यंग बाण छोड़े। ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। विपक्ष की कोशिश इस मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की है। वैसे इस मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव के दौर से बाहर हो गए हैं। बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार के तौर पे चुना है। मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है। मैं चुनाव से हट जाऊं और अपना बचा हुआ टर्म केवल राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर फोकस करूं। ये कहते हुए जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश में दोबारा राष्ट्रपति बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जो बाइडेन 28 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट हार गए थे, तभी से उन पर लगातार दावेदारी वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना है, लेकिन अब कमला के नाम पर पार्टी में मुहर लगनी बाकी है, जिसका फैसला अगले महीने शिकागो में होने वाले पार्टी के कन्वेंशन में होगा। कमला हैरिस उम्र में बाइडेन से 22 साल छोटी है, विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर है, ब्लैक वोटर्स से लेकर महिलाओं तक में उनकी अच्छी पैठ है। ऐसे में अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई जाती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी ताकत ट्रंप के खिलाफ चुनावी कैंपेन में लगेगी। एक बात ये कि कमला हैरिस 60 साल की है, डोनाल्ड ट्रंप 78 वर्ष के हैं। ऐसे में बढ़ती उम्र और खराब हेल्थ का जो मुद्दा बाइडेन के लिए खिलाफ जा रहा था वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका में नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती है तो वो अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला होगी। अवैध प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से मैक्सिको बॉर्डर पर बढ़ गई है हलचल। ट्रंप ने पावर में आने पर अवैध प्रवासियों को खदेड़ने का ऐलान किया है। कंधों पर बैकपैक और हाथों में सूटकेस लिए ये प्रवासी हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है। सैकड़ों की तादाद में ये प्रवासी अब दक्षिण मैक्सिको बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इन्हें डर है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति जीतते हैं तो इन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप अवैध प्रवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी सरकार अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाएगी। Hope or dream we have for America can succeed unless we stop the illegal immigrant. जून में एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा अवैध रिफ्यूजी हैं। ट्रंप आरोप लगाते रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति 9 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया था। बाइडेन के कार्यकाल में फरवरी 2024 तक करीब 3,40,000 लोग अमेरिका से निकाले गए हैं। ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अवैध प्रवासियों को निकालना ट्रंप के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई कानूनी पचड़े भी हैं। टी20 टीम की कप्तानी को लेकर सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या पर तरजीह क्यों दी गई?
ये विवाद लगातार गरमाया हुआ था। आज हेड कोच गौतम गंभीर ने इसको लेकर कई सवालों के जवाब दिए। श्रीलंका दौरे पर निकलने से पहले टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अजीत अकरकर ने बताया कि सूर्य कुमार यादव को ओवरनाइट कैप्टनशिप नहीं दी गई। इस पर लगातार चर्चाएं हो रही थी। टीम इंडिया ऐसे कप्तान को ढूंढ रही थी जो हर वक्त अवेलेबल हो। जाहिर है सवाल हार्दिक पांड्या की फिटनेस से जुड़ा था। I mean, why Surya was made the captain? Because he's one of the deserving candidates. One, as regards to Hardik, fitness obviously has been a challenge for him. T20 विश्व कप जीत के बाद टीम इंडिया की नजर चैंपियंस ट्रॉफी पर है। इस दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठे, जिस पर गौतम गंभीर ने कहा कि ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। कोहली के साथ लगातार बातचीत होती है। हालांकि 2027 तक विराट कोहली और रोहित वर्ल्ड कप में रहेंगे या नहीं, इस पर गौतम गंभीर ने फिटनेस का राइडर लगा दिया। This is a very personal decision. I can't say how much cricket is left in them. Ultimately, it's up to them as well. It's up to the players. But looking at what Virat and Rohit can deliver, I think they still have a lot of cricket, and they're still world-class players. And obviously, any team would want to have both of them for as long as possible. श्रीलंका दौरे में 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। ये मुकाबले 27 जुलाई से खेले जाएंगे। हेड कोच गौतम गंभीर ने जीत का मंत्र भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होगा तो जीत खुद ब खुद चलती आएगी। अमेरिका में चुनावी सरगर्मियों के बीच एलोन मस्क ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देश दुनिया के लीडर्स और बड़े बड़े उद्योगपतियों का फैशन वाला एआई वर्जन दिखाया गया। सबसे ज्यादा चर्चा में आया डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का एआई अवतार। एक तरफ ट्रंप के एआई वर्जन को जहां कैदी के तौर पर दिखाया गया, वहीं सनग्लासेस लगाए जो बाइडेन व्हीलचेयर पर नजर आए। वीडियो के 61वें सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मशीनी वर्जन भी सामने आया। बराक ओबामा, कमला हैरिस, टिम कुक, हिलरी क्लिंटन, पोप फ्रांसिस, व्लादिमीर पुतिन, जस्टिन ट्रूडो, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बुफे और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स भी इस वीडियो में नजर आए। एलोन मस्क अपने पोस्ट्स को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं और इस बार वो खुल करके रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी कर रहे हैं। इस वीडियो को 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।